चलिए, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, याद करो, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। आई होप आपको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग समझ में आया होगा। ठीक है, अब आज नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। जैसे आपको एक सवाल पूछेगा कि ये PCl5 है और यहाँ एक लिख देगा S, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग के PCl5 के मतलब नीचे छोटा सा S लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? तो आपको मीनिंग आपको पता लगना चाहिए कि ये लिखा हुआ है इसने PCl5 सॉलिड, और ये PCl5 सॉलिड है तो ये कैटायन और एनायन में रहेगा। तो आपको उसका कैटायन एनायन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो होंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, ये कैटायन और ये एनायन, तो ये कैटायन और एनायन आपको लर्न करने पड़ेंगे ऐसे। तो सॉलिड PCl5 जो है वो PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस में रहता है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट अ रिएक्शन। क्योंकि आपको डाउट ही अजीब अजीब से आएंगे, सर ये एक फास्फोरस है, सर रिएक्शन में 2 फास्फोरस कैसे आ गए, सर ये 5 Cl है, सर ये इतने सारे Cl कैसे आ गए, सर रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। ये बैलेंस रिएक्शन है ही नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है बे। कि PCl5 किस फॉर्म में रहेगा सॉलिड वाला, कैटायन एनायन, तो उसका कैटायन एनायन लिखा है बस अपन ने PCl4 प्लस प्लस CCl6 माइनस। ये बैलेंसिंग नहीं है, तो ये ऐसे डाउट मत पूछना। PBr5 सॉलिड, PBr प्लस प्लस Br माइनस, N2O5 NO प्लस प्लस NO3 माइनस, सॉरी NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। ये सब सॉलिड है भाई, कहीं लिखना भूल जाऊं तो अंडरस्टूड है, ध्यान रखना। N2O4 सॉलिड, NO प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, HCF6 सॉलिड, तो ये आपका HCF5 प्लस प्लस F माइनस। ठीक है, Cl2O6 सॉलिड, ये आपका ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस। Cl2O6 ClO2 प्लस ClO4 माइनस। ठीक है, I2Cl6। अब यहाँ ध्यान रखना, ये लिक्विड था ये, तो ये बनेगा आपका ICl2 प्लस प्लस ICl4 माइनस। फिर उसके बाद आता है आपका I2 लिक्विड, तो ये बनेगा आपका I3 प्लस प्लस I3 माइनस। इस तरह से आपके ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर सबको? ये लर्न करने हैं कि इनके कैटायन एनायन कौन से है, क्योंकि सवाल कैसे कैसे पूछेंगे वो अभी मैं बताता हूं। ठीक है, पहले इसको नोट करो फिर बताता हूं आगे। क्लियर? लिखो अब सवाल, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऐसे सवाल आएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटाइनिक पार्ट ऑफ सॉलिड PCl5। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि SpCl5 का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है क्या होता है, sp3d। आपको इसका हाइब्रिडेशन तो पता है कि sp3d होता है, क्या वाला जल्दी बताओ। आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन तो पता होता है कि sp3d होता है,
लेकिन आप बोल रहे कैटायनिक पार्ट का क्या होगा, तो कैटायनिक पार्ट अब याद है आपको PCl4+ दिख रहा है, अगर कैटायनिक पार्ट आपको PCl4+ दिख रहा है तो आप दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या होगा वो sp3, ये sp3 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ cationic part of, what is the shape of cationic part of Cl2O6, solid Cl2O6। अब बताओ, सोचो, अब यहां पर आपको Cl2O6 देखना पड़ेगा और ClO2+ देखना पड़ेगा। अब ClO2+ का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ, शेप आप निकालना, तो देखो Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, एक हट गया तो 6 रह गए। ऑक्सीजन आपका ये रहा कोऑर्डिनेट और ये प्लस, कैसा दिख रहा है ये, बेंट, क्योंकि Cl 3 बॉन्ड बना सकता है तो 4 तो बनाएगा नहीं, तो एक डबल बॉन्ड से एक कोऑर्डिनेट से, तो कैसा दिख रहा है ये Cl2O+, बेंट स्ट्रक्चर, कैसा दिख रहा है, बेंट। क्लियर सबको, तो इस तरह के स्ट्रक्चर से आपसे पूछेंगे तो बता देंगे। उसके बाद अगला पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ anionic part of, what is the hybridization of anionic part of solid PbR5, anionic part of solid PbR5। तो anionic part of solid PbR5 की बात करो तो anionic part of solid PbR5 में तो Br- है, Br- तो एक एटम है, तो उसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो इसमें 4th ऑप्शन आपको दिया जाएगा, कांट बी प्रिडिक्टेड। तो आप आंसर क्या देंगे, कांट बी प्रिडिक्टेड, हम उसका पता नहीं लगा सकते क्योंकि Br- है। क्लियर, तो इस तरह के सवाल आपके हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे जो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए कि आपने 2 फास्फोरस के नहीं लिखे, PF5 नहीं लिखा और एक PI5 नहीं लिखा, क्यों? तो इसका रीजन सुनो। PF5 में अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि PI5 भी एग्जिस्ट कर रहा है PI4+ प्लस I- में, बट PI5 गैस या यूं कहें कि TBP ज्योमेट्री वाला PBI does not exist due to steric repulsion। यहां पर एक खास बात थी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से नोट करके लिखवाना चाहा कि जैसे PCl5 है वो गैस में भी रहता है और वो सॉलिड में भी रहता है। ठीक है, अब आपको एक नया डाउट आएगा कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आएगा तो मैं सॉलिड वाला लिखूंगा या गैस वाला, मुझे कैसे पता चलेगा? तो भैया क्वेश्चन में क्लियरली सॉलिड लिखा होगा तभी सॉलिड मान के करना है, अदरवाइज सिर्फ गैस मानना है, चाहे गैस लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। जैसे सवाल आया PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, खत्म। अब सॉलिड वर्ड बोलेगा तो कैटायन एनायन बोलेगा, ठीक है। कैटायन एनायन नहीं बोलेगा तो ऑप्शन में sp3 और sp3d2 दोनों लिखा होगा, तो समझ जाएंगे आप, इतने तो समझदार है ना, ठीक। तो PCl5 की जब बात की तो दोनों में मिल रहा है, PBr5 की बात की तो गैस में भी मिल रहा है और सॉलिड में मिल रहा है, PI5 गैस में नहीं मिलता। यानी कि PI5 में जब 5 आयोडीन की बात होगी तो वो 5 आयोडीन फास्फोरस अपने ऊपर नहीं जोड़ पा रहा, बड़ा साइज है इनका, धक्का पड़ेगा ये, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सॉलिड, सॉरी गैस वाला, सिर्फ कौन सा वाला एग्जिस्ट करेगा, ध्यान दो भाई, सॉलिड वाला। बताओ क्यों? सॉलिड वाले में 4 आयोडीन है, 4 आयोडीन है, चारों दूर दूर है, 109.5 का है इसमें, 4 आयोडीन है और 109.5 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल बहुत दूर दूर होगा, ये तो 90 के 6 आ जाएंगे इसमें, याद करो 120 के 3 आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? ये
पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो अब देख सकते हो आप क्या हुआ, ये 4 एंगल आएंगे 109.5 के। क्लियर सबको? ठीक, तो ये PI5 की केस को आप अच्छे से ढंग से समझना, ठीक, कि PI5 गैस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 5 आयोडीन का साइज बड़ा होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है, इसलिए वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सॉलिड वाला कर रहा है क्योंकि वो PI4 प्लस I माइनस में पाया जाता है और इस वजह से वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक डाउट, एक नया डाउट और आएगा अभी, पूछो क्या, कि सर चलो PI5 की तो बात समझ में आई, लेकिन आपने जो PBr लिखा था ना अभी, उसमें आपने क्या किया, PBr4 प्लस Br माइनस लिखा, जबकि PCl5 में आपने क्या लिखा, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। आपने PBr में PCl6 माइनस की तरफ PBr6 माइनस क्यों नहीं लिखा? शायद उसका जवाब ये रहा कि जब फास्फोरस अपने ऊपर 5 आयोडीन नहीं जोड़ पा रहा तो वो 6 Br भी नहीं जोड़ पाएगा, बड़े बड़े, वो सिर्फ Cl तक ही जोड़ पाएगा। ये धक्का पड़ेगा इनको, क्या पड़ेगा? धक्का। स्टेरिक रिपल्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये PBr6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, इसी वजह से वहां पर आपको नहीं बनाया मैंने, PBr4 प्लस Br माइनस लिखा मैंने। ठीक है, क्या लिखा वहां PBr5 को, PBr4 प्लस Br माइनस। क्लियर सबको? ये एक और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। अब ऐसे कौन कौन से जो स्टेरिक रिपल्शन नहीं एग्जिस्ट करते, मैं आपके सामने एक साथ लिख देता हूं ताकि आप इनको एक साथ ध्यान से लिख लेना। सल्फर के अंदर भी SCl6, SBr6, Si6, ये तो होगी PBr6 माइनस PI5 माइनस PI5 गैस। ठीक है, ICl6 7 बहुत बड़ा होता है, ये Cl7 भी। ठीक है, SiCl6 2 माइनस। तो ये सारे के सारे आप लिख लो जो स्टेरिक रिपल्शन से एग्जिस्ट नहीं करते। नोट करो, इसको नोट करो। ठीक है, अब एक नई चीज है इंपॉर्टेंट, क्या? PF5 में आपने क्यों नहीं लिखा? तो देखो, PF5 की बात करें तो इसमें खास बात यह है कि ये चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही स्ट्रक्चर रखता है ये, इसकी और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ये स्ट्रक्चर फेज इंडिपेंडेंट है। नया सवाल तैयार हो गया, शानदार। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें फेज इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है? लाइक सॉलिड में भी क्या रखेगा? TBP ज्योमेट्री। लिक्विड में भी क्या रख रहा है? TBP ज्योमेट्री। गैस में भी क्या रख रहा है? TBP ज्योमेट्री। PCl5 में TBP है लेकिन सॉलिड में चेंज हो गई, लेकिन सॉलिड में आते क्या हो गई? चेंज। सॉलिड में आते क्या हो गई? चेंज। सॉलिड में आते क्या हो गई? चेंज। क्लियर?
क्लियर? तो नोट करके लिख लो PF5 जो है वो उसकी ज्योमेट्री फेज इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर? फेज इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर सबको? तो फेज इंडिपेंडेंट की बात हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? ये आपका सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन भी समाप्त। तो आपको आई होप हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा, VBT समझ में आया होगा, डी पाई पी पाई समझ में आया, वेस्पर थ्योरी समझ में आई, और अब ये सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया। ठीक है? अब आ रहा है आपका डाइपोल मोमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? डाइपोल मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की जिससे हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल वो पोलर है या नॉन पोलर है। क्योंकि कई जगह आएगा लिखा हुआ BeCl2 लीनियर है या पोलर है बताओ, तो फिर वो आपको चेक करना नहीं आएगा, तो फिर फंस गए आप। यानी हाइब्रिडाइजेशन अधूरा है इसके बिना, फिर से सवाल अधूरा है, सवाल क्लियर नहीं होंगे। एक और इसमें आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो वो भी देखना सिखा दूंगा मैं आपको। तो उसके बाद आपका वो मॉलिक्यूल जो होता है उससे रिलेटेड सवाल करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है? अब इधर देखो क्या दिख रहा है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस वेक्टर क्वांटिटी में इसकी जो है डायरेक्शन दी जाती है, और वो डायरेक्शन दी जाती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पॉजिटिव से टू नेगेटिव। सबसे पहली बात आई कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो आपको आंसर देना है डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी है जिससे मॉलिक्यूल में पोलर है या नॉन पोलर है ये पता लगाया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ? ये एक प्रॉपर्टी है जिससे मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ये पता लगाया जाता है। ये पोलर है या नॉन पोलर है ये पता लगाया जाता है। ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कि ये क्या होता है। तो हमने आपसे कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। डायरेक्शन देने का एक रूल बताया। डायरेक्शन देने का एक रूल क्या बताया मैंने? या लोन पे हटा देते हैं। ये क्या रूल बताया बताओ? कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसकी डायरेक्शन दी जाती है। क्या बताया जल्दी बताओ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्शन दी जाती है। क्या बताया जल्दी बताओ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डायरेक्शन दी जाती है। क्लियर? अब या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव दी जाती है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये म्यू होता है E इंटू डी, ESU इंटू सेंटीमीटर। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको सबको पता है -4.8 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कूलाम में अगर लिखना हो तो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। डी यहाँ पर जो होती है वो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस में आप सबको पता है एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है? सेंटीमीटर में करना आता ही है आपको, -8 आ जाएगा। ठीक है? ये जो है म्यू डाइपोल मोमेंट। ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट जो है यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू वो होती है डिबाई। क्या होती है? डिबाई। और 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर या 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। क्या बोला जल्दी बताओ? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट डिबाई। यूनिट क्या होती है इसकी? डिबाई। क्या होती है? डिबाई। एक यूनिट जो होती है वो 10⁻⁻18 होती है ESU इंटू सेंटीमीटर। और
अगर आप चाहो तो 1 डिवाई बराबर कूलाम इंटू मीटर में होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। क्लियर? ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स हैं, क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। क्लियर? अभी भी आपको एक फील नहीं आ रही है, पता है कि डाइपोल मोमेंट है क्या? मैं बताता हूँ। डाइपोल मोमेंट एक प्रॉपर्टी जिससे मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, कोवेलेंट से वो थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर की तरफ जाएगा। समझ गए बात को? क्या समझे? कि अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और आपको कहना है कि यार इसमें आयनिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है उसमें डाइपोल मोमेंट है, और अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर हो गया? सिंपल है, पक्का? अब डाइपोल मोमेंट की जरूरत क्या पड़ी मैं आपको समझाता हूं, कैसे क्या दिक्कत आई तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके डाई एटॉमिक और एक होते हैं पॉली एटॉमिक। अगर किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, यानी कि फॉर डाई एटॉमिक, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, तो फिर वो मॉलिक्यूल हम बोलते हैं नॉन पोलर है। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो नॉट जीरो है तो हम बोलते हैं पोलर। अब आपको सवाल आया कि H2 पोलर है कि नॉन पोलर? आप खुद बताओ H2 क्या है? तो H2 आप बोलोगे नॉन पोलर है। N2 क्या है? N2 नॉन पोलर है। O2 क्या है? तो आप देखोगे नॉन पोलर है। लेकिन अगर यहां पर आप बात करो HF क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, नहीं है, तो ये पोलर है। HCl पोलर है, HBr पोलर है, HI पोलर, कुछ भी लिख दो यार, ये सब पोलर हो गए। ये हो गए डाई एटॉमिक। बट पॉली एटॉमिक के केस की बात करें अगर अपन, तो पॉली एटॉमिक में आप फंस जाओगे। आप अब आपको निकालना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू अगर जीरो है उसका तो फिर मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन पोलर, और अगर म्यू नॉट जीरो है तो फिर बोला जाता है पोलर। पॉली एटॉमिक में निकालने में दिक्कत आएगी। बाकी डाई एटॉमिक के पोलर नॉन पोलर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सप्लेन किए थे, आपको याद हो तो। क्लियर सबको यहां तक? तो अब डाइपोल मोमेंट की थोड़ी सी फील आई कि क्या है ये डाइपोल मोमेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे निकालेंगे, अब ये सीखेंगे अभी अपन। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि यार पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या डाई एटॉमिक हो, किसी में भी अगर हम चाहें तो डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एक निकाला था अपने हेनी स्मिथ फॉर्मूला, उसमें ऐसे वाले मॉलिक्यूल देते थे जैसे HF निकालो, HCl में निकालो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर भी निकाला जाता है। अगर आपको किसी का भी डाइपोल मोमेंट दे दे तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो आप, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100%।
ठीक है, जो कि हमेशा सवाल में आपको म्यू ऑब्जर्व इज गिवन और म्यू थियोरेटिकल इज, जब भी आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला अभी बताया, ESU E इंटू डी इंटू सेंटीमीटर। म्यू थियोरेटिकल आपको हमेशा फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। यहां पुट करेंगे, ये हमेशा गिवन होगा, यह पुट कर देंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर, नोट करो इसको पहले अच्छे से।